नीट यूजी एग्जाम को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ये जो रिजल्ट में देरी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एनटीए जिम्मेदार है या फिर कोई और वजह है? दो बच्चों के री एग्जामिनेशन की वजह से अगर ये देरी हो रही है तो फिर उन लाखों बच्चों का क्या, जिन्होंने भी री एग्जामिनेशन की मांग की थी नीट एग्जामिनेशन में हुई धांधली को लेकर। रिजल्ट में देरी हुई है, काउंसलिंग में भी देरी होगी, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि फिलहाल जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशंस हैं कि दो स्टूडेंट हैं, उनका री एग्जामिनेशन होना है और इसी की वजह से नीट के रिजल्ट में देरी हो रही है। और इसको लेकर कई तरीके की बातें सुनने को मिली हैं कि इन दो स्टूडेंट को अगर कोर्ट की शरण लेनी थी तो ये और पहले लेना था, या फिर इस तरीके की बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि एनटीए चाहता तो उन दो क्वेश्चन पेपर्स को मैनुअली इवेल्युएट कर सकता था। ऐसे में 16 लाख बच्चों के रिजल्ट को रोकने की क्या जरूरत थी? या फिर वो दोनों इन्विजिलेटर जिम्मेदार हैं जिन्होंने क्वेश्चन और आंसर सीट की गलत कॉम्बिनेशन स्टूडेंट को दी थी। होम एजुकेयर जाना जाता है अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, तो एक बार फिर से कुछ अलग सुनने को मिलेगा आपको, लेकिन यही सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। जो हाई कोर्ट के डिसीजन के पेपर्स हैं, आप उन्हें देखकर मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए एक कहानी घटनाक्रम के रूप में आपको मैं बताता हूं। शुरुआत होती है 12 सितंबर 2021 से। नीट के एग्जामिनेशन का दिन। एक सेंटर सोलापुर महाराष्ट्र में श्री स्वामी नारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे रूम नंबर 10 में 12 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था थी। दो इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी थी। दोनों ही इन्विजिलेटर इस तरीके के एग्जामिनेशन में पहली बार ड्यूटी पर लगे थे। दो रो थे जिनमें 6-6 स्टूडेंट को बैठना था। उन्होंने जब 2 बजे से क्वेश्चन और जो आंसर सीट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, वहाँ पे पहले तो देरी हुई 5 मिनट की, और उसके बाद जब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो उन्होंने गलती से सारे कोड्स को मिक्स कर दिया। ऐसे में रो 1 में जितने भी स्टूडेंट थे सबको एक ही कोड के क्वेश्चन पेपर और एक ही कोड की आंसर सीट मिली। वहीं दूसरे रो में जो स्टूडेंट 6 बैठे थे, वहाँ पे जो क्वेश्चन के कोड्स हैं और आंसर के कोड्स हैं आंसर सीट के, वो मिक्स हो गए। नतीजतन 6 स्टूडेंट को परेशानी हुई थी। हालांकि केवल 2 बच्चों ने कोर्ट की शरण ली, तो उन्हीं 2 बच्चों के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन जो गड़बड़ी है वो संभावित है कि उन 6 छात्रों के साथ हुई है। 2 स्टूडेंट जिन्होंने ये केस दर्ज किया था, वैष्णवी और अभिषेक, इन लोगों को जो क्वेश्चन का कोड है वो दूसरा मिला था और आंसर सीट पे जो कोड है वो दूसरा था। इन्होंने चूंकि 5 मिनट की देरी ऑलरेडी एग्जामिनेशन में हो चुकी थी, तुरंत अपने रिस्पॉन्सेस दर्ज करने शुरू कर दिए। लगभग 2:30 में इन्हें एहसास हुआ कि इनका जो कोड है आंसर सीट का और क्वेश्चन पेपर का वो मैच नहीं कर रहा है। इन लोगों ने इसकी जानकारी जो 2 इन्विजिलेटर्स थे उनको दी। उस समय में इन्विजिलेटर्स द्वारा इन लोगों को किसी भी तरीके का सहयोग नहीं दिया गया। ये भी आरोप लगाया है छात्रों ने कि इन्विजिलेटर्स ने उनका कंप्लेन करने की धमकी दी, उन्हें एग्जामिनेशन से बाहर निकलवाने की भी धमकी दी। इन सारी बातों की जो सूचना है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट को उस वक्त तक नहीं थी। ऐसे में जो दोनों छात्र हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहे, एनेक्साइटी हो गई उनको और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। हालांकि लगभग 4:15 पे उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू किए। 5 बजे जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म होना था। ऐसे में उनका जो एग्ज़ाम है वो अधूरा रह गया। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि उन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि उनके आंसर सीट में और क्वेश्चन पेपर के कोड में डिफरेंसेस थे और कोई भी सहयोग इन्विजिलेटर से नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में उनका पैनिक होना स्वाभाविक है, तो वो एग्जामिनेशन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो जो ये आरोप लग रहा है छात्रों पे कि वो शुरुआत से ही उन्होंने कोर्ट की शरण क्यों नहीं ली, इसको अब मैं क्लियर कर देता हूँ। इस घटना के तुरंत बाद इस सारे इंसिडेंट की जानकारी सेंटर सुपरिटेंडेंट तक जाती है। सेंटर सुपरिटेंडेंट इस बात की जानकारी लिखित रूप से एनटीए को भेजते हैं 15 सितंबर को। 12 को एग्जाम हुआ है, माफ करिएगा 14 सितंबर को एनटीए के डायरेक्टर को ये सूचना लिखित रूप से मिल जाती है और जो भी दूसरे संबंधित विभाग हैं वहाँ भी ये सूचनाएं भेज दी जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या थी जिसका हल अब निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जो वक्त था वो बीत चुका था। ऐसे में कोई भी सॉल्यूशन होता हुआ नहीं देख के ये छात्र हाई कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं और पहली हियरिंग जो बॉम्बे हाई कोर्ट में होती है वो 28 सितंबर 2021
21 को होती है। 28 सितंबर को जब सुनवाई होती है तो ऐसे में कोर्ट कुछ जरूरी जानकारियां मांगता है दोनों ही लोगों से। जो दो बच्चों ने केस किया था, वैष्णवी और अभिषेक, और वहीं दूसरे तरफ से जो रिस्पोंडेंट थे उनमें सबसे पहले एनटीए को रखा गया था, सेकेंड ऑप्शन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रखा गया था, थर्ड ऑप्शन पे वो स्कूल था, और फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन पे वो दोनों इन्विजिलेटर्स थे जिनकी गलती से ये समस्या उत्पन्न हुई थी। कोर्ट ने क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट की भी डिमांड की सैंपल के तौर पे, ताकि जो दावे किए जा रहे हैं उनकी जांच की जा सके। अगला डेट जो है वो 7 अक्टूबर का हुआ। 7 अक्टूबर को फिर से एनटीए को कोर्ट ने निर्देश दिया कि ये जो समस्या हुई है इसका वो कोई सॉल्यूशन उन्हें सजेस्ट करें। उन्हें एक एफिडेविट भी दाखिल करने को कहा गया और उसके लिए 3 दिन का समय मिला। तो ऐसे में जो अगली तारीख है वो 11 अक्टूबर रखी गई। 11 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो ऐसे में एनटीए ने अपना पक्ष रखा कि उन दोनों स्टूडेंट के साथ साथ बाकी 6 स्टूडेंट जिनके साथ ये दिक्कत हुई है उनको जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसके हिसाब से ही उनका आंसर चेक किया जाएगा, न कि जो आंसर शीट पे कोड है उसके हिसाब से। ये जो मैनुअली चेक करने की आप लोग बातें सुन रहे हैं, इसका ऑफर ऑलरेडी एनटीए ने कोर्ट में दे दिया था 11 अक्टूबर को, लेकिन कोर्ट ने इसे ये कहते हुए नकार दिया कि ये जो समस्या हुई थी इसकी वजह से जिस मानसिक स्थिति में स्टूडेंट थे उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन्हें पर्याप्त समय ही नहीं मिला उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और इसके बाद पुनर्विचार करने के लिए एनटीए को फिर से कह दिया गया। जो अगली तारीख रही वो फिर 20 अक्टूबर की हुई और अगली सुनवाई फिर 20 अक्टूबर को होती है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि 28 सितंबर को जब पहली बार सुनवाई हुई थी तो उसी समय कोर्ट ने एनटीए को यह आदेश दे दिया था कि जब तक ये सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती है, किसी ऑर्डर तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक नीट का जो रिजल्ट है वो होल्ड पर रहेगा। ऐसे में जो इन्विजिलेटर्स हैं जिनकी गलती हुई थी उन्होंने भी बिल्कुल शुरुआत में ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था। तो 28 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो स्थिति उत्पन्न हुई वो इन्विजिलेटर्स की गलती के कारण उत्पन्न हुई। स्टूडेंट पैनिक हो गए, उन्हें भी सही समय पे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तो एग्जामिनेशन में उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिला। इसीलिए एनटीए का जो सुझाव था मैनुअली चेक करने का, इसे भी खारिज कर दिया गया। दूसरा कोई भी विकल्प एनटीए के पास मौजूद नहीं था। तो निष्कर्ष के तौर पे उन 2 स्टूडेंट के लिए री एग्जामिनेशंस जो है वो एनटीए को कराने होंगे। इसके लिए जो दिशा निर्देश थे वो कुछ ऐसे थे कि 28 अक्टूबर से विदिन 14 डेज नीट का रिजल्ट निकाल देना है। तो आपके एक सवाल का जवाब कि मैक्सिमम नीट का रिजल्ट कब तक आ सकता है, 28 अक्टूबर से आप जोड़ लें, आई थिंक 3 नवंबर जो है वो टाइमलाइन है, उससे पहले ही रिजल्ट आना है। ऐसे में इन 2 बच्चों के लिए एडमिट कार्ड जो जारी होंगे उसके लिए कम से कम 48 आवर्स एडवांस का टाइम उन बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो इस बात का ऑर्डर वहां से हुआ। साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस को रेफरेंस बना के दूसरे केस न दाखिल किए जाएं, और साथ ही उसने एनटीए को ये नसीहत भी दी कि कुछ इस तरीके से वो अपने रूल्स को फ्रेम करें कि ऐसी सिचुएशन दोबारा उत्पन्न न हो पाए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो 2 स्टूडेंट हैं उनकी कोई गलती नहीं थी, इन्विजिलेटर्स की गलती थी, और उन्हें पर्याप्त टाइम वहां पे नहीं मिला कि वो क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कर पाते। ऐसे में जो मैनुअल इवैल्यूएशन है यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं था। तो ये बात तो सरासर गलत है कि दोनों स्टूडेंट जो हैं वो शुरुआत से सोए हुए थे, वो बिल्कुल पहले दिन से ही परेशान थे। अब उनकी वजह से 16 लाख स्टूडेंट का जो नुकसान हो रहा है, ये एक सिचुएशन ही ऐसी है। अगर न्याय की बात करें तो उन दोनों स्टूडेंट के साथ भी जस्टिस होना चाहिए, और वो कोर्ट ने वो जस्टिस उन्हें दी है। ऐसे में सीधे तौर पे आप एनटीए को भी यहाँ पे जिम्मेदार नहीं मान सकते। हालांकि एनटीए की इतनी जिम्मेदारी जरूर थी एग्जाम कंडक्ट कराने की कि इस तरीके की दिक्कतें वहाँ पे नहीं आए, लेकिन 16 लाख स्टूडेंट हैं, इतना बड़ा एग्जाम है, थोड़ी बहुत गलतियाँ यहाँ से सामने आ सकती हैं, जिसका नतीजा है कि कोर्ट के इस तरीके के ऑर्डर के कारण अब 16 लाख बच्चों का जो रिजल्ट है वो डिले हो चुका है। उन 2 बच्चों का अब री एग्जाम कब होगा, मुझे लगता है एनटीए इस बात को पब्लिक नहीं करेगा। ईमेल पे उन्हें एडमिट कार्ड्स मिलेंगे और शायद ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी हो उनका एग्जाम जल्दी ही ले लिया जाएगा। दूसरे लोगों को एंगेज करने के लिए फिलहाल फेज 2 के जो करेक्शन की डेट है उसे 26 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आप सब जानते हैं एनटीए ने कहा कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्टूडेंट की, इस वजह से ये किया गया, बट हकीकत
कहीं न कहीं ये कोर्ट केसेस थे, कुछ कोर्ट केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे थे री एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने को लेके, जिसे भी खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब आप लोगों के सामने एक सवाल बचता है कि जो धांधली हुई थी उसको लेकर भी री एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा सकता था। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी दो बच्चों की जहाँ पे एनटीए ने गलती स्वीकार की थी कि कुछ गलती वहाँ पे हुई है। वहीं पे ये जो धांधली वाली बातें हैं इसको लेके सरकार का ये कहना है कि इससे संबंधित जो जरूरी कार्रवाई है वो की गई है, क्वेश्चन लीक नहीं हुए हैं। तो जब गलती यहाँ पे अगर सरकार न माने तो री एग्जामिनेशन कराने की वहाँ कोई संभावना नहीं बनती। और इसी बात को लेकर मैंने बिल्कुल शुरुआत में आपको कह दिया था कि नीट का री एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी कि अगर री एग्जामिनेशन होते भी हैं तो जो इस तरीके के अनवांटेड केसेस होते हैं ये नहीं हो, इस बात की भी जिम्मेदारी कहाँ तक होगी। बहरहाल कोर्ट कचहरी है, अभी ये बहुत साधारण सी बात हो गई है कि मुद्दा चाहे एडमिशन का हो या फिर नौकरी का, कहीं न कहीं कोर्ट की इंटरफेरेंस आ भी जाती है। कई बार तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है, छात्रों के हक की बात होती है। ऐसे में ये सिचुएशन भी बन जाती है कि एक दो लोगों के लिए इतने सारे स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता है। तो फिलहाल जो रिजल्ट है उसमें देरी हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि 26 से पहले तो रिजल्ट किसी भी हाल में नहीं आ सकता। इसके अलावा जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी तैयार था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था स्क्रीनशॉट दिखा के कि एक लिंक अपीयर हो गया था। जो टेस्टिंग चल रही थी रिजल्ट की वो अपनी तरफ से तैयार थे, लेकिन जो स्टे लगा हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसकी वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और फाइनली अब जो सिचुएशन है 26 के बाद किसी भी वक्त जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। जो मैक्सिमम टाइम मिला है रिजल्ट जारी करने के लिए वो 3 नवंबर का है। तो मेरे हिसाब से आप 28 से 30 के बीच जो रिजल्ट है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस बात पे आते हैं कि ये जो देरी हुई है इसका नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ा नुकसान उन स्टूडेंट के साथ है जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगा सकें कि उन्हें कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उन्हें तैयारी करने के लिए कोचिंग्स ज्वाइन करनी है और वहाँ पे जो डेट्स हैं वो निकली जा रही हैं, वहाँ पे पैसे की भी बर्बादी हो रही है और समय की भी बर्बादी हो रही है। फ़ायदा दूसरा ये मिल सकता है कि अगर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, अगर 31 जनवरी तक काउंसलिंग ये बढ़ जाती है तो एक बार फिर से नंबर ऑफ पीपल ऐसे होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेने की सोचेंगे। तो ऐसे में जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका बजट थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि 2020 जो था ये बिल्कुल एक्सेप्शनल था, उस समय किसी को भी आइडिया नहीं था कि कोरोना वापस लौटेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ने वहाँ पे ड्रॉप लिया था, तो जो बजट है वो लास्ट में काफ़ी ज़्यादा लो गई थी। सिमिलर सिचुएशन तो नहीं होगा, लेकिन 10-20% का भी अगर फ़ायदा होता है तो ये एक फ़ायदा है जो नीट के रिजल्ट और काउंसलिंग में देरी से आपको मिल सकता है। तो ये थी जानकारी, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी लेके बहुत जल्द हाजिर होता हूँ आपके सामने। तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।